जी रिकॉर्डिंग ऑन है। Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for participating in our workshop. This workshop is about. Okay. जी जी मुस्तफा कह रही Assalamu हूँ। alaikum. Assalamu alaikum, dear participants. Thank you for participating in our workshop. This workshop is about advanced web development course. Your trainer, Sir Zishan, is going to conduct this session. You can interact with him for your queries. Sir Zishan, please proceed further. ओके थैंक्स मुस्तफा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वर्कशॉप है वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हम इसमें कुछ चीज़ों को, कुछ लैंग्वेजेस को और कुछ वो चीज़ों को जो कि बिहाइंड डेवलपमेंट के काम करती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। नाम मेरा ज़िशान अहमद है और प्रोफेशनली मेरा ताल्लुक जो है वो वेब की फील्ड से ही है, पर थोड़ा सा अब हम वेब की फील्ड्स को भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो अब मैं एक एज अ डिजिटल मार्केटर काम करता हूँ। पर मेरा जो बेस्ट था और जो मेरा स्टार्टिंग था वो वेब से ही रिलेटेड था। मतलब पहले हम सॉफ्टवेयर पे काम करते थे जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई, तो फिर वेब डेवलपमेंट की तरफ आना हुआ। और फिर क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक सिंटैक्स तकरीबन सेम होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अमूमन आपको कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, तो उस में हमने देखना होता है कि किस तरीके से काम करें। अच्छा, वॉइस का जो इशू अगर आता है तो वो थोड़ा सा इंटरनेट में कभी अप एंड डाउन सिग्नल होते रहते हैं, तो वो आपको कभी वॉइस सही आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, कभी यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपके पास इंटरनेट कभी सही नहीं चल रहा होता। तो खैर ये है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो मेरा एज आ फ्रंट एंड डेवलपर ही था और डेस्कटॉप पे था, और फिर जो है मैं बैक एंड डेवलपमेंट पे आहिस्ता आहिस्ता स्विच होता गया, और राइट सोल्यूशन, नर्वसॉफ्ट, एग्जैक्ट, और फिर मैंने एक साल यूएई में काम किया। और अब एज अ डिजिटल मार्केटर मैं कोई 4 साल से एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसमें प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। बेसिकली हमारा काम जैसे फ्रीलांसिंग में होता है, पर हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं कंपनी के लिए। जैसे आपको पता है कि कोविड के बाद जो है वो ज़्यादातर काम वर्क एट होम होने लगा है, तो कभी रिक्वायरमेंट होती है तो फिजिकल आपको जाना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर आप अपने घर से या कहीं और से लेके अपना काम कर रहे होते हैं। तो आज हम जो वर्कशॉप में चीज़ें देख रहे हैं वो स्टार्ट ही वेब से है। तो वेबसाइट आज से, आज का कोई हॉट टॉपिक नहीं है, काफ़ी अरसे से ही है, इम्पोर्टेंस बढ़ गई है वेबसाइट की, क्योंकि आपने अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है और अपने बिजनेस को आप लोकली ग्रो करना चाहते हैं, अपने मुल्क में करना चाहते हैं, या आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपकी वेबसाइट है। तो वेबसाइट होती क्या है, किस काम के लिए बनाई जाती है, और ये किस चीज़ों पे बन के चल रही होती है, तो आज हम इसको भी देखेंगे। तो अक्सर हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ वेबसाइट, तो इसके रैंडम आंसर आते हैं। मतलब कोई ये कहता है कि बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है, कोई ये कहता है कि अपनी प्रोडक्ट के लिए रखाई जाती है, कोई कहता है मार्केटिंग के लिए बनाई जाती है। तो इसका जो सही वर्ड है या एक प्रॉपर जिसको हम मैक्सिमम कहते हैं कि जो सही जाके एडजस्ट होता है, वो इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आप अपनी कंपनी, अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले कर रहे होते हो। और अगर इसकी एक कोई किताबी डेफिनेशन की बात करें तो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आप बहुत सारे पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर देते हो तो वेबसाइट बनती है। जिस तरह हम एक बुक की एग्जांपल देते हैं कि एक बुक में जब बहुत सारे पेजेस आप बाइंड कर देते हो तो वो एक
बुक बन जाती है, अदरवाइज वो सिर्फ पेजेस ही होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले आप वेब पेजेस बनाते हो, फिर उन्हें लिंक करते हो, फिर वो वेबसाइट बनती है। अब एक वेबसाइट का कंटेंट किन किन चीज़ों पे बेस कर रहा है, तो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट है, ये सारा इसका डिजिटल एसेट्स हैं। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे जो कंटेंट देख रहे हो, वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, इमेजेस में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ये सब उसके डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए या उसको चलाने के लिए हम कहते हैं, तो आपको एक यूआरएल, ये जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ये रिक्वायर्ड है। अब यूआरएल बेसिकली आपका एक डोमेन एड्रेस होता है जिसपे आप www.google.com, facebook.com, amazon.com ये सारी चीज़ें दे रहे होते हो। तो इसके पीछे होता है, जो इसके बैक एंड पे होता है, डोमेन नेम पे के बैक एंड पे जो है वो है आईपी एड्रेस, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट रन हो रही होती है। क्योंकि ये आईपी एड्रेस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, याद करना मुश्किल होता है, जैसे 192.168.100.15। तो इस किस्म के एड्रेस को कब तक कौन याद रखेगा, इस वजह से नाम होते हैं, दे दिए जाते हैं कि आप गूगल लिखें, इसके पीछे उसका डोमेन चलेगा, याहू है तो याहू होगा, फेसबुक का डोमेन फेसबुक के पीछे बैक एंड पे उसको अपलोड या रन कराएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कुछ फ्रंट एंड पे चलती हैं जैसे डोमेन नेम, और कुछ बैक एंड पे चलती हैं जैसे आईपी एड्रेस। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें एक वेब सर्वर की जरूरत होती है, जो कि ऑनलाइन चलता है या आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे चलता है। आगे हम ये देखेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब पेज, जैसे हमने कहा कि भाई आपके पास एक सिंगल पेज होगा तो ही आप वेबसाइट बनाएंगे। मतलब सबसे पहले आप होम का पेज बनाते हो, फिर अबाउट है, फिर सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, और फिर कॉन्टेक्ट आता है। तो ये पेजेस बनेंगे तो फिर एक दूसरे से लिंक होंगे तो फिर वेबसाइट बनेगी, और इन्हीं पे वो डिजिटल एसेट्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो रखे जाते हैं। 3W, इसके बारे में भी अगर हम किसी से पूछते हैं तो मेजॉरिटी वो यही आंसर आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये 3W की डेफिनेशन, या हम ये कहें कि इसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है। पर ये W3 ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि वेबसाइट के स्टैंडर्ड, उनका कोड मेंटेन करना या क्रिएट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब अगर हम ये कहते हैं कि कोई वेबसाइट W3 स्टैंडर्ड पे ना हो तो क्या वो रन नहीं होगी या वो ब्लॉक हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, जिस कोड में कर रहे हो, जिस स्ट्रक्चर को बना रहे हो, अगर वो W3 स्टैंडर्ड पे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है या उसकी डेवलपमेंट है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को अगर आप वर्डप्रेस स्टैंडर्ड 3W स्टैंडर्ड पे ले आओ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डोमेन, हमें वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन की जरूरत होती है। हमें डोमेन की जरूरत होती है, जैसे हम कहते हैं कि .com, .net, .pk, .org, ये हमें डोमेन चाहिए होते हैं। तो डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि abc.com, और अगर abc नाम का .com पहले किसी ने रजिस्टर्ड कर लिया तो मुझे अपना डोमेन चेंज करना होगा, .net करना होगा या .pk करना होगा। जैसे कि google.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं भी गूगल या एबीसी या कोई भी, या चलें गूगल के ही नाम से मैं बनाता हूँ और उसे .com रख दूं, तो वो क्या मुझे डोमेन मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा जब तक कि गूगल उसको ना एक्सपायर कर दे या उससे उसको लीव ना कर दे अपने लिए, उस वक्त तक नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट हैं तो वो .gov ले रही होती हैं, एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट .edu ले रही होती हैं, चैनल्स के लिए जो वेबसाइट बनती है वो टीवी लेती हैं। तो ये कोई
जरूरी या लाजमी नहीं है, पर अगर आपके काम से रिलेटेड आपका डोमेन हो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद तो ये तो हमने कर दिया कि डोमेन होता क्या है। तो जिस तरह हम ये कहते हैं ना, कोई भी शख्स अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लेता है। फिर उस नाम को लेने के बाद उसको रजिस्टर्ड कराता है गवर्नमेंट में, ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके, और अगर उसके नाम से कोई नई कंपनी बनती है तो वो क्लेम कर सके। तो सबसे पहले नाम, जो कि हमने डोमेन ले लिया। अब वेबसाइट अपलोड कहाँ पे होगी? फिजिकल, जैसे हमने कहा कि अब कंपनी बनेगी कहाँ, तो उसके लिए जगह रिक्वायर्ड है, या ऑफिस जहाँ पे लोग आके काम करेंगे। तो इसी तरीके से वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपने पीसी में वेबसाइट बना ली है। अब वो आपके या मेरे कंप्यूटर से तो वेबसाइट नहीं चलती, क्योंकि वेबसाइट तो 24 घंटे सातों दिन चलना होता है। तो वो किस तरीके से होगा? तो उसका एक ही हल है कि आप अपनी वेबसाइट को वेब होस्ट पे ले जाके अपलोड करते हैं। अब वेब होस्ट या होस्टिंग सर्वर बहुत सारे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, जिनसे आप स्पेस ले सकते हैं। और वो स्पेस आप पर मंथ भी ले सकते हैं, ईयरली भी, 2 ईयरली भी, 4 ईयरली भी, और 16 ईयरली तक जा सकता है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और इसका बिल्कुल वही तरीका है कि जैसे एक रेंट बेस्ड सिस्टम है कि आपका 1 साल होगा तो आपको रिन्यूअल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं, लोग आते हैं, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं, और वेबसाइट यहाँ से होती है। हम जो वेबसाइट रन कर रहे होते हैं वो हमारे इसी वेब होस्ट से होता है। और अगर इस वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करनी होती है तो हम अपनी वेबसाइट चेंजेस करके इस होस्ट पे दोबारा अपलोड कर देते हैं, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए एक तरीके का। तो होस्टिंग हमारे पास ये काम कर रही होती है। जैसे हमने कहा कि होस्टिंग एक इंटरनेट होस्टिंग सर्वर कहलाते हैं। सर्वर आपने बहुत सारे जगहों पे नाम सुना होगा। जो लोकल एरिया चला रहे होते हैं, जो ऑफिस का नेटवर्क होता है, वहाँ पे भी एक सर्वर होता है। तो सर्वर यूं समझे एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, जिससे क्लाइंट जो वर्क स्टेशन है वो रिसोर्सेज ले रहे होते हैं। कॉल सेंटर भी होते हैं, वहाँ पे भी डेटा सेंटर्स होते हैं और सर्वर्स होते हैं। बैंक्स हैं तो वहाँ के भी सर्वर्स हैं। तो जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे सर्वर होना लाजमी है। तो ये आपके पास सर्वर होते हैं। अब सर्वर क्या हम 20,000 रुपए की वेबसाइट या 30,000 रुपए की एक सिंपल सी वेबसाइट के लिए क्या सर्वर परचेज कर लें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो अपने सर्वर रखते हैं। बैंक्स हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो उनका डेटा उन्हीं के सर्वर पे रहे, तो वो लोग इसको बनाते हैं फिर। तो ये हमने सर्वर के बारे में देख लिया। ब्राउजर, चाहे वो गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ओपरा हो और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, इसका एक ही काम है कि जो वेबसाइट जिस लैंग्वेज पे बनी है, यानी कि HTML पे, उसको व्यू करवा सके। और ब्राउजर की अगर हम बात करें तो आजकल इसमें भी बड़ा कंपटीशन है अपडेट्स के हवाले से, क्योंकि जिस तरह जितनी जल्दी वेबसाइट के स्टैंडर्ड और उनके कोड अपडेट हो रहे हैं, और अगर वो ब्राउजर अपडेट ना हो तो वो जो हमारी बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई चीज़ है, वो उस पर शो नहीं हो रही होती है प्रॉपर। तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब का एक ही काम है कि वो HTML को व्यू करा सके। उसके बाद आ जाएं तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? वैसे तो सब टाइप्स में हम कहेंगे बहुत सारी किस्म की हमें वेबसाइट नज़र आ रही होती हैं रन होते हुए, पर इन्हीं 2 टाइप्स में बाकी टाइप्स होती हैं। तो वेबसाइट 2 टाइप्स की होती हैं। एक वो जो स्टैटिक हो, और सेकंड वो जो डायनामिक हो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट में किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि जो वेबसाइट अपडेट ना हो
एनिमेशन ना हो, वीडियो ना चला, ऐसी कुछ बातें कह के उसे कहा जाता था वो स्टैटिक है। मतलब जब मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो मुझे भी यही बताया गया था कि स्टैटिक वेबसाइट ऐसे ही होती है। तो उस वक्त शायद ऐसा ही समझते हो, पर टेक्निकली उस वक्त भी ये गलत था, और अगर कोई आज ये कहता है तो आज भी गलत है। स्टैटिक वेबसाइट इस वजह से स्टैटिक है क्योंकि उसमें डेटाबेस नहीं है। इसके अलावा डेटाबेस क्या का मतलब क्या होगा कि मैं कोई लॉगिन सिस्टम, रजिस्टर्ड सिस्टम नहीं उसमें बनाया। सेकंड ये कि उस वेबसाइट में ना कोई अपलोड हो रही है ना कोई चीज डाउनलोड हो रही है। सही, मतलब अपलोडिंग की नहीं है। वेबसाइट के पेजेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब आसान अल्फाजों में कहें कि सिंपल सी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देना, वो स्टैटिक वेबसाइट का काम है। तो जो कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह पे बनी हुई हो। जैसे हम बात करें यहाँ पे HTML5, CSS3, जावा स्क्रिप्ट, jQuery। तो इसमें जो पॉपुलर हैं वो HTML5, CSS3, जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये प्री डिफाइंड, पहले से बना बनाया एक HTML और CSS बेस स्ट्रक्चर है। पर इसको सीखने के लिए आपको HTML और CSS आनी जरूरी है। अगर हम HTML की बात करें तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ब्राउजर पे चले और उसका पेज भी उसी पे शो, जो हम कहें कि वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाए। HTML लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसी वजह से HTML कोड जो लोग करते हैं उन्हें प्रोग्रामर नहीं कहा जाता या नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह ये कि जैसे मैंने कहा कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्क इतना ही है जितना कि जमीन और आसमान के दरमियान है। वो ऐसे कि HTML में आप जो लिखोगे वो ही शो होगा। मतलब HTML लैंग्वेज ना तो प्रोसेस होती है ना कंपाइल होती है। मतलब इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। आसान अल्फाज में कह दूं कि अगर आप 2+2 कर दें तो आंसर कभी भी 4 नहीं आएगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वेरिएबल्स नहीं होते इसमें, लूप्स नहीं होते इसमें, कंडीशंस नहीं होती हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज होती है जो वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसकी फाइल का एक्सटेंशन .html है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, तो टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था सन कंपनी के लिए या सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एक एटॉमिक रिसर्च न्यूक्लियर इदारा था। तो उन्होंने अपना रिसर्च वर्क शेयर करना था, जैसे कि बहुत सारे रिसर्च वर्क अमूमन शेयर हुए हुए होते हैं। तो इस वजह से 1980 में इसे बनाया गया और उसे फिर पब्लिकली रिलीज कर दिया गया या पब्लिश कर दिया गया। 1991 में इनका इंतकाल हो गया। HTML को टैग बेस्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब ये लैंग्वेज तो है पर टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग होता क्या है अभी आगे देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो हम बात कर रहे हैं वो वेब ब्राउजर पे रन होती है। मतलब इसके लिए कोई अलग से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर होना चाहिए। इस पे आप डिजाइन करते हैं अपना टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, मटेरियल, जो भी हो आपके पास वो आप इससे डिजाइन करते हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें वर्जन बेस, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, वरना हर वर्जन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी थी। नवंबर 24, 1995 को HTML 2.0 रिलीज हुई, और ये उस वक्त जो इदारा होता था, जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो IETFS होती थी, IETF होती थी, और उन्होंने ही इसको रिलीज किया। पर 1997 में जब 3.2 आया तो वो W3 रिकमेंडेशन के साथ आया, और अब वो इदारा बन गया था जो वेबसाइट के स्टैंडर्ड रूल्स और कोड मेंटेन कर रहा था।
तो IETF जो है वो खत्म हो गया या बंद हो गया। दिसंबर 1997 को HTML4 रिलीज हुई और ये बहुत पॉपुलर हुई। स्टिल इसके कुछ टैग अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब क्योंकि HTML5 आ गया तो कम हो गया ये। तो HTML4 रिलीज हुई जो कि W3 की रिकमेंडेशन के साथ थी। बहुत ज्यादा इसमें भी नए टैग नई वेरिएशंस थी चीजों में। और उसके बाद जनवरी 2008 को HTML5 रिलीज हुई। HTML5 लेटेस्ट स्टैंडर्ड पे थी, यानी कि हम कहें कि HTML5 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन था। और जब ये डेवलप होना शुरू हुई या डिजाइन होना शुरू हुई तो कहा गया कि ये 2013 में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2008 में शुरू हुआ और 2013 में इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर बहुत सारी वजूहत की बिना पे ये 13 में कंप्लीट नहीं हुई। फिर कहा गया 2018 में कंप्लीट हो जाएगी, तो 2018 के लास्ट तक में ये कंप्लीट हो गई। अब इसकी कुछ अपडेट्स आती हैं। तो HTML5 जो बनाई जा रही थी या जो रिप्लेस करी जा रही थी वो HTML4 को रिप्लेस करी जा रही थी, ये और XHTML को, जिसे हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो उनको रिप्लेस की जा रही थी। और इसमें हम ये कहें कि ज़रूरत ये थी कि हमारे पास कोई वेबसाइट में थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादातर काम हमारे इसी स्ट्रक्चर में हो जाए। सपोर्ट थी इसमें ग्राफिक्स की, वीडियो की। सबसे बड़ी बात एक और सपोर्ट इसमें जो मिली कि अब आपकी वेबसाइट पीसी पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पे चल सके। यही वजह है कि हर 5 साल बाद इसको डिले कर दिया जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे चल रही थी, डिवाइसेस ज़्यादा आ गई थी, तो उनकी सपोर्ट भी इस लैंग्वेज में होनी चाहिए थी। डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट की तो हमने जैसे बात करी कि वो वेबसाइट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हो या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात दे रही हो, जिससे आप कोई परचेजिंग ना कर सकते हो, जिसपे आप कोई चीज अपलोड नहीं कर सकते हो यूजर, तो वो स्टैटिक होती है। जबकि डायनामिक वेबसाइट जिसमें स्टैटिक वेबसाइट की सारी स्पेशलिटीज हो प्लस उसमें डेटाबेस भी हो। मतलब ये कि लोग चाहें तो वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो, अपनी कोई भी चीज अपलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारा ई कॉमर्स जो शॉपिंग बेस्ड वेबसाइट है जितनी भी, वो ज्यादातर हमारे पास ई कॉमर्स बेस्ड, वो आपके पास डायनामिक वेबसाइट है जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP, MySQL ये सारी चीजों को यूज किया हुआ होता। तो अब ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो डायनामिक की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लोग ये चाहते हैं कि फिजिकल सेल कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन सेल पर फोकस रहे, जिसके लिए वो अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी भी बहुत ज्यादा ऐड करवा रहे हैं, डिफरेंट पेमेंट मेथड ऐड करवा देते हैं। जैसे पेपॉल है, स्क्रिल है, इजी पैसा है, जैस कैश है, तो वो उसको भी अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, उसकी अपीयरेंस पे काम करते हैं जो कि डिजाइनिंग के हवाले से अच्छी हो, यूजर एक्सपीरियंस पे बनी हुई हो। तो डायनेमिक वेबसाइट ये होती हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा यूट्यूब जो सोशल नेटवर्क बेस्ड वेबसाइट है वो ज़्यादातर मैक्सिमम डायनेमिक है। जिसमें हम फेसबुक की बात करें जहाँ पे लोग अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, पेज बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, फिर उस पोस्ट पे लोग लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। सेम यूट्यूब पे होता है कि आप चैनल बनाते हो, वीडियो अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, शेयर करते हो, उसको भी आप लाइक डिसलाइक करते हो, उस पर भी कमेंट कर रहे होते हो। इसी तरीके से ट्विटर, इंस्टाग्राम और बेतहाशा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग अपना सोशल नेटवर्क को रन कर रहे होते हैं। बनाने की जो वजह थी वो ये कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, इंटरेस्ट बना सकते हैं, एक्टिविटीज को चलाएं। पर ये सारी चीजें होने के साथ साथ अब इसको एक इसका यूज करने की एक बड़ी वजहों में से एक ये हो गई कि लोग इस पे मार्केटिंग भी करते हैं।
तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस पे अपने एड्स रन करती हैं, और क्योंकि चीप है, सस्ता पड़ता है ये, तो इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट मार्केटिंग, जिसे हम आजकल डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जानते हैं, तो ऐसी वेबसाइट, ऐसी फर्म, ऐसी सर्विसेज जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट या किसी और प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइनिंग के लिए आपको इंटरनेट या डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि अब हमने कहा कि हर चीज वो आपके वेब पे अवेलेबल है, और उसको परचेज करने के बहुत सारे तरीकों में से एक सबसे बड़ा तरीका ये कि आप उसको जाके ऑनलाइन परचेज कर लें। तो आपको बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स मिलेंगे, बल्कि अब तो स्टोर का लफ्ज भी खत्म होता जा रहा है, अब तो मॉल आ गए। तो जैसे दराज है, अमेजोन है, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस है, वॉलमार्ट है, ईबे है, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पे लोग आज से नहीं, साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि काफी सालों से जो है वो अपने स्टोर रन कर रहे होते हैं, जहां से वो प्रोडक्ट को अपनी सेल करते हैं और जहां से वो अपनी इनकम को बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट, अब या तो आप इन पे अपने स्टोर बनाएं, या आप अपनी स्टोर बेस्ड वेबसाइट बना लें, अपनी ई कॉमर्स स्टोर बनाएं जिस पे आप सेलिंग कर सकते हैं। उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होगी, मतलब आपको उसको एसईओ भी करनी पड़ेगी, आपको उस पे सोशल मीडिया एड्स भी रन करने पड़ेंगे, आपको उस पे गूगल एड्स भी रन करने पड़ेंगे। इसने, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग ने रिप्लेस किया है न्यूज़पेपर को, बिल बोर्ड्स को, रेडियो को, फ्लायर्स को, और किसी हद तक टेलीविजन को भी, मतलब टीवी कमर्शियल को भी ये किसी हद तक रिप्लेस करा है इसने। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें अगर, तो एक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर भी कहलाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हाउस, चाहे वो इंटरनेशनल हो, लोकल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स वगैरह की वेबसाइट हैं, तो जाहिर सी बात है उसको भी बनाने, रन करने, मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो वहाँ पे भी वेबसाइट्स के हवाले से पूरा, जहाँ पे आईटी होगा वहाँ पे ये डिपार्टमेंट भी होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट, यानी कि एक वेब डिजाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें या अपनी कौन सी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कि इंटरफेस कैसा होता है वेबसाइट का। इसके अलावा आपको कंटेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो की भी थोड़ी सी नॉलेज हो कि इमेजेस कैसी होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सेम वीडियो में भी यही है, किस तरह से वो वेबसाइट को एक अच्छा लुक दे सके जिसमें लेआउट है, कलर और ग्राफिक्स वगैरह। इन सब चीज़ों के लिए उसको थोड़ा सा अपना सॉलिड ट्रेनिंग करनी पड़ती है डिज़ाइनिंग फंडामेंटल से हवाले से, जैसे कि एडोब फोटोशॉप वगैरह अगर उसे आता हो तो बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट, एसोसिएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट है या कहीं से डिग्री ली है उसने, तो अप्रॉक्स अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं, उसका वर्क अच्छा है, तो स्टार्टिंग 15 to 30,000 तक जा सकता है वो। तो ये दो फ्रंट एंड जो कि हमने बात की, क्या HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery या बूटस्ट्रैप। वेब डेवलपर जिसकी हम बात करें, तो डायनामिक वेबसाइट बनाना जानता हो, या वो स्किल्स उसके पास हो जो वो यूज कर सकता हो एज अ डेवलपर, तो ये कहला सकता है वेब प्रोग्रामर। क्योंकि इस, ये जिन चीज़ों पे काम करता है वो PHP होगी, ASP हो सकती है, पर्ल हो सकती है, पाइथन हो सकती है, तो ये प्रोग्रामर कहलाता है। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट वही सॉफ्टवेयर हाउस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जाहिर सी बात है इसको नॉलेज होती है HTML और CSS की, उसके बाद जाके ये डेवलपर बनता है, बैकएंड डेवलपर होता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि MySQL या डेटाबेस के हवाले से टूल्स या सॉफ्टवेयर पता हो कि डेटाबेस कैसे मेंटेन की जाती है, डेटाबेस बनती कैसे, टेबल्स कैसे बनते हैं, और उस पे यूज़र कैसे आता है, यूज़र की रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट किया जाएगा वेबसाइट से, ये एक
इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमने कहा कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, बैचलर प्रोग्राम वगैरह हो तो इसको भी स्टार्टिंग 25 to 45 डिपेंड ऑन स्किल्स, कि वो कितना अच्छा काम करता है या कितना अच्छा उन चीज़ों को जानता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद एज अ फ्रीलांसर भी काम किया जा सकता है। तो मैं कोई मतलब एज अ ट्रेनर किसी स्टूडेंट को ये रेकमेंड नहीं करता कि वो अगर फर्स्ट टाइम कुछ उसने सीखा है तो वो फ्रीलांसिंग पे चला जाए। इसकी वजह ये कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसको बहुत कम चांस होते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मिल सके। तो कहीं जाएं, सॉफ्टवेयर हाउस में अपने स्किल्स बढ़ाएं, और उसके बाद साल 1.5 साल बाद आप फ्रीलांसर पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये हमने वेब डेवलपमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें बेसिक से देखी, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं कि खाली डेवलपमेंट में अगर हम बात बताएं तो पीएचपी के हवाले से बहुत आ सकता था, डेटाबेस के हवाले से बहुत हो सकता था। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी। बाकी जब आप अगर कोर्स करने में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम इसको और ओपन कर सकते हैं ऐसे और डिटेल में कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या होंगी, और कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और कौन से टूल्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वर्कशॉप था। मुस्तफ़ा। Thank you, sir, for the session. Dear participants, if you are interested or have any query, feel free to contact us. The numbers are on screen, or you can also visit our website for content and fee structure. Thank you so much for attending our workshop. Allah Hafiz. ओके जी, थैंक यू। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुस्तफ़ा से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू। Hafiz.